जी की वैल्यू चाहे आप पाताल चले जाओ, चाहे ब्लैक होल के अंदर चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 15/100 20। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये? 2 5 दूने 10, 3 कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा आपका मोमेंटम। और यहाँ पे 20 अपॉन में टाइम कितना है 20, तो 20 से 20 कटेगा -1। आप यहाँ पे -1 को टिक करके आ जाओगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटिंग फ्रिक्शन इतनी तो लगानी पड़ेगी आपको फोर्स, ताकि वो क्या करे, थोड़ी सी मूव करना शुरू कर दे। और जैसे ये मूव करी तो ये आपकी नेक्स्ट किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस ड्रैग फोर्स वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ फेंका हुआ है बैक। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम आज साइंस की नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ जो होगी आपके 10 वीडियोस में आएगी। इसमें आपका जेकेएसएसबी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे फाइनेंस काउंट असिस्टेंट का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, या फिर आपका जेकेपीएसआई का हो गया, या कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपका साइंस जो है वो पोर्शन रहता है या सेक्शन रहता है, वो हम सारा टॉपिक वाइज डिकोड करने वाले हैं। हर टॉपिक के 50 एमसीक्यूज होंगे नए पैटर्न के साथ, जिसमें आपको मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होंगे जो एक्टिविटी बेस्ड या फिर आप कंसेप्चुअल बोल सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम पूरी सीरीज़ को 10 वीडियोस में बांटने वाले हैं, क्योंकि ये प्योरली आपकी सीरीज़ फाइनेंस काउंट असिस्टेंट के लिए है। और इस सीरीज़ का एक ही मोटिव है और एक ही इसका गोल है कि आपकी साइंस के अंदर जो आपके मार्क्स हैं 10 आउट ऑफ 10 वो अचीव करवाना किसी भी पर्पज़ से। तो शुरुआत करते हैं हम इस सीरीज़ की। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका मोशन एंड फोर्सेस में। ठीक है, और देखते हैं आज के सेक्शन में पहले क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको टाइमर दे देता हूँ 30 सेकेंड का। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 20 सेकेंड का ले लेते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो। A car travels the first half of distance with the speed of v1 and the second half with the speed of v2. Consider the following. Its average speed is given by v1 plus v2 upon v2. Its average speed is given by 2v1 upon v1 plus v2. Average speed is always be less than the arithmetic mean of v1 and v2. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में याद रखना, यहाँ पे आपको दिया किया गया है डिस्टेंस। ठीक है, और बोला गया है कि एक कार है ट्रेवल कर रही है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। मान के चलो ये टोटल डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस कार ने कवर कर लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो आपको एक जैसा दिया है। डिस्टेंस में कोई वेरिएशन आपको दिए नहीं है, इसीलिए इसका जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन वाला होगा ये गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर आएगा इसमें वो रहेगा, इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा, ना कि अर्थमेटिक मीन। और जो हार्मोनिक मीन निकलता है वो हमेशा याद रखना वो अर्थमेटिक मीन से लेस होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो भी आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। अब थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोलता है। हमेशा याद रखना, जब डिस्टेंस आपको बराबर दिया होगा, जैसे कार ने बोला था कि पहला हाफ इतना कवर किया, सेकंड हाफ इतना कवर किया, तो बराबर डिस्टेंस था। उस कंडीशन में जब आप एवरेज स्पीड निकालने जाते हैं तो आप क्या यूज करोगे, हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है आपके अर्थमेटिक मीन का, सब वैल्यूज को उल्टा कर देना। ठीक है, और जब टाइम आपको इक्वल दिया होता है तब आप क्या लगाना, अर्थमेटिक मीन लगाना। सिंपल सा लॉजिक है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। इक्वल डिस्टेंस हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, अगर इक्वल टाइम बोलता है तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, उससे आपकी एवरेज स्पीड जो है वो निकल आएगी। ठीक है, चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एक ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अंडरगोइंग कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। क्या लगता है आपको? जरा सा वीडियो को पास कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखो, आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें,
असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और रीजन जो है ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि एसरलेशन को इसने स्केलर क्वांटिटी बोला गया है। क्वांटिटीज दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन था कि सर्कुलर में कोई चीज घूम रही है, तो जब भी कोई चीज सर्कुलर में घूमती है ना, तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है? टेंजेंटली चेंज हो रही होती है। तो इट मीन्स जो एसरलेशन है वो आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एसरलेशन होती क्या है? आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए याद रखना, वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपकी एसरलेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आपका इनर्शिया से लिया गया है। इनर्शिया होता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो कोशिश करती है कि वो रेस्ट में रहे, और अगर कोई चीज आपकी मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। रेजिस्ट करना अपनी स्टेट को, वो ही आपका इनर्शिया कहलाता है। डस्ट फ्लाइंग ऑफ बीटन कारपेट, आपको बताना है कौन सा इनर्शिया लग रहा है इसमें। पैसेंजर फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स, मड फ्लाइंग ऑफ स्पिनिंग टायर टेंजेंटली, एंड पैसेंजर फॉलिंग साइडवेज ऑन शार्प टर्न। पॉज द वीडियो एंड चूज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं डस्ट फ्लाइंग ऑफ बीटन कारपेट, तो आपको पता है जब कारपेट को आप बीट करते हो तो होता क्या है कि डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं अपनी स्टेट को वैसे के वैसे रखे एट रेस्ट में। तो नीचे से जो कारपेट है वो मोशन में आ जाती है, और डस्ट के पार्टिकल वैसे के वैसे रह जाते हैं ऊपर से, और थोड़ी सी हवा आती है तो ये बह जाते हैं। तो ये आपका प्योरली इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। पैसेंजर फॉलोइंग बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स, जब बस स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि चाहे गाड़ी हो चाहे आप हो, आप उस समय रेस्ट पे होते हो। जैसे गाड़ी स्टार्ट करती है तो नीचे के जो टायर हैं गाड़ी के वो आगे खिसकना शुरू करते हैं। आपकी बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, इसलिए वो लीन आपकी बैकवर्ड हो जाती है। तो ये भी कंसेप्ट जो है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर है। आप चाहे इसको फर्स्ट के साथ मिला सकते हो, चाहे आप इसको थर्ड के साथ मिला सकते हो, आपकी इच्छा है। मड फ्लाइंग स्पिनिंग टायर, आपने देखा होगा जब टायर चलते हैं तो काफी ज्यादा कीचड़ जो है वो उछलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। ये आ जाएगा आपका सी का सेकंड। और पैसेंजर फॉलिंग साइडवेज, जब मोड़ों पे गाड़ी टर्न करती है ना, तब भी आपका क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही लगता है। चाहे लेफ्ट साइड टर्न करो चाहे राइट साइड टर्न करो, आपका क्या लगेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगेगा। जब हम स्टॉपिंग करते हैं, स्टॉपिंग जैसे कि बस है, बस क्या करेगी? अब स्टॉप हो गई, ये चल रही थी बस, और यहाँ पे ड्राइवर साहब चला रहे थे इस बस को आगे की तरफ, ठीक है। जब बस सडनली स्टॉप करते हैं, ठीक है, होता क्या है? जितने भी पैसेंजर होते हैं ना वो आगे गिर जाते हैं, आगे की तरफ उनको धक्का लगता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गाड़ी के साथ हम भी किस में होते हैं? स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। और जैसे गाड़ी रेस्ट में आती है तो हमारी बॉडी अभी भी मोशन में है, वो कोशिश करती है रेस्ट में आने के लिए, तो हमें एक सीडो फोर्स जैसा फील होता है कि हमें धक्का लगता है आगे की तरफ। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो आपने मैच कर लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। इनर्शिया याद रखना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मास उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा, ठीक है। एक साइकिल और एक ट्रक में सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? ट्रक का होगा, ना कि साइकिल का। A car moving with a velocity u stopped by applying a constant braking force f over a distance s if initial velocity is doubled। देखो ये प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप पास करके सोचना। The stopping time is doubled, the stopping distance become 4 times, the retardation force required become half। देखो एक चीज तो पहले डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि जब क्वेश्चन में बोला गया है कि कांस्टेंट फोर्स लग रही है ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे आपकी कभी भी रिटार्डेशन फोर्स जो है वो हाफ नहीं हो सकती, ये हम कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन आपका कांस्टेंट बोल रहा है। फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस याद होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, माइनस क्यू क्योंकि ब्रेकिंग लगाई हुई है यहाँ, ठीक है। अगर आप ए टी की बात करते हो तो ए टी कितना आ जाएगा आपका? v माइनस में u। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी मतलब स्टॉपेज पे कितनी हो जाएगी? 0। और इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी आ जाएगी आपकी? स्टार्टिंग में बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2u है, मतलब डबल है, ये दी है इनिशियल वेलोसिटी। हमें टाइम देखना है कि टाइम कितना आ जाएगा। टाइम आ जाएगा आपका
u अपॉन में a, यानी कि टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, u के, इनिशियल वेलोसिटी के। तो यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम जो होगा बिल्कुल डबल होगा, ये बिल्कुल सही है। जितना आपका इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना ही आपका क्या होगा, टाइम होगा, ये क्लियर है। सेकंड, द स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम 4 टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला रहता है v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 ऑफ as, ये फॉर्मूला रहता है थर्ड इक्वेशन का। माइनस क्यों, क्योंकि आपको स्टॉपेज निकालना है, स्टॉपेज हो रही है, नहीं तो यहाँ पे आपका प्लस रहता। आपको पता है आपको निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, तो 2as यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट करके, ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, फाइनल डिस्टेंस आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपको s निकालना है, s कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2a, यानी कि s जो होगा वो u का स्क्वायर होगा। u का स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2u है, तो 2u का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4u आ जाएगा, 4u का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इस तरह से इक्वेशन को आपको सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो उनके, क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी होगा। जितना भी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, अगर वो स्टॉपेज टाइम पूछेगा उतना ही होगा। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी होगा। जितना भी आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा 2 4 5 जितना भी दिया होगा उसका स्क्वायर कर लेना, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था ये। अ हैवी राइफल ऑफ मास m फायर अ बुलेट ऑफ मास m स्मॉल m विद अ वेलोसिटी v, रिक्वायर्ड वेलोसिटी v ऑफ द राइफल इज गिवन बाय। आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालनी है राइफल्स की। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पास करो और इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करो। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल मोमेंटम की, तो वो होता है आपका मास ऑफ द राइफल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वही आ जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, अब ये होता कैसे है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको देखना है कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा आपका वो 0 होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी गन फायर नहीं हुई है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा, 0 होगा, यानी कि एम बी जो आपका स्मॉल m और v है और ये कैपिटल M और v है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, कैपिटल V निकालना है। तो इस चीज़ को वहाँ पे भेज दो। ठीक है, और ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम बी इज इक्वल टू माइनस का m इंटू वी, और v कितना बन जाएगा आपका माइनस का m, और ये आ जाएगा आपका v अपॉन में कैपिटल M। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, और वही फॉर्मूला है आपका, माइनस में आ जाएगा और यही आपका बनेगा। जितनी ज़्यादा आपकी बुलेट हल्की होगी वो उतनी दूर जाएगी और उतनी फास्ट जाएगी, और जितना गन आपकी भारी होती है बुलेट से, इसलिए उसका रिकॉयल जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इन अ मोमेंटम टाइम ग्राफ व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी डज स्लोप कर्व रिप्रेजेंट। ठीक है, मोमेंटम टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लो टाइम, और यहाँ पे आप ले लो मोमेंटम। ठीक है, वाई एक्सिस पे पी से भी आप डिनोट कर सकते हो। मोमेंटम टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फोर्स जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नेट फोर्स, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर स्लोप की बात करें हम, तो हम क्या करते हैं, वाई और एक्स ग्राफ के ऊपर डेल्टा वाई जो होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर जो चेंजेस आती हैं उसके रेशियोस ले लेते हैं हम डेल्टा एक्स के साथ जो एक्स एक्सिस की चेंजेस हैं, और जो स्लोप जो निकलेगा वो एक्चुअल में होता क्या है, आपका फोर्स होता है। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना। अगर आपका मोमेंटम टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप 0 मतलब कि फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अ पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन बीइंग मशीन इनसाइड एलिवेटर, इफ द एलिवेटर एक्सेलरेट डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, द अपेरेंट वेट रिकॉर्डेड इज। आपको अपेरेंट वेट निकालना है। पास द वीडियो, ठीक है, और कोशिश करो देने की इसका जवाब। लिफ्ट में बंदा है,
उसने बेइंग मशीन रखी है और इस बेइंग मशीन के ऊपर वो बंदा खड़ा है, ठीक है। इस बेइंग मशीन के ऊपर वो बंदा जो है वो खड़ा हुआ है। आई बात समझ में? अब ये जो लिफ्ट जो है ये नीचे की तरफ जा रही है, क्लियर हुआ? और जब नीचे की तरफ जाएगी तो इसके नीचे का फ्लोर जो है ना ये फर्दर इससे नीचे जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो अपेरेंट वेट होगा वो कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो कम आने के लिए आपका याद रखना मास इंटू जी माइनस ए आ जाएगा आपका, ये कंडीशन, ठीक है। और ये वाली कंडीशन कब होगी? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा हो, सेम सिनेरियो, लेकिन अब यहाँ पे फोर्स जो लगेगी ऊपर की तरफ लगेगी। अब यहाँ से जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी तो इसमें आप याद रखना प्लस कर देना जी के साथ एक्सेलरेशन को। जब आपकी फोर्स कांस्टेंट रहती है तब आपका लग जाएगा m इंटू जी, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ए, ये आ जाएगा आपका अपेरेंट वेट जब वो लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड जा रही होगी। मास ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन कब होगा? जब लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट कर रही होगी ऊपर की तरफ, तब हमें ग्रेविटी के साथ क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को प्लस करना पड़ेगा। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर जीरो यहाँ पे करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो mg आएगा, सिंपल सा है। और फ्री फॉल, अगर सपोज करो टूट गया ऊपर से, किसी वजह से लिफ्ट टूट गई, खराब हो गई, और दोनों जब गिर रहे हैं, आपका बंदा भी गिर रहा है और एलिवेटर भी खुद गिर रहा है, उस कंडीशन में आपका जीरो आंसर आएगा, क्योंकि ए जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी, जो उसके ऊपर लगेगी, वो क्या हो जाएगी? उस समय जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा बेसिक है, एक बार इसको रिवाइज करना, आपको पता चल जाएगा। कंसिडर द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उस पे दोनों पे आपको ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जी इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जी की वैल्यू चाहे आप पाताल चले जाओ, चाहे ब्लैक होल के अंदर चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये कभी चेंज नहीं होती ग्रेविटेशन की वैल्यू, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो सामने सामने आपको गलत दिख रहा है। जी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और जी कैपिटल जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि आपका स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर और वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। द वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ स्फेरिकल ना होकर कुछ इस तरह से है। अब ये सेंटर है और यहाँ से पोल का डिस्टेंस देखें और इक्वेटर का देखें रेडियस, तो इक्वेटर का रेडियस जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल के रेडियस से। पोल का रेडियस आपका कम होता है, जिसकी वजह से अगर जी का रिलेशन देखोगे तो वो कुछ इस तरह से होता है। जी जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किससे? रेडियस से। यानी कि अगर जी की वैल्यू ज़्यादा है तो रेडियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस आपका कम है तो जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सिंपल है। और अगर सेंटर की बात करें हम, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ में, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। सरफेस के ऊपर ये जो वैल्यूज़ है ना दो, ये वर्क कर रही है। सबसे ज़्यादा आपको सरफेस के ऊपर ही जी की वैल्यू देखने को मिलती है। अगर सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। और इसके अंदर डेप्थ में जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर रहती है। जी जो होता है वो डायरेक्टली आपका मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये याद रखना। क्लियर हुआ? इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा वो ही आपका राइट आंसर होगा। ग्रेविटी ये मैंने आपको बता दिया सब चीज़ें। बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड द थर्ड सेकंड ऑफ इट्स फ्री फॉल इज कॉल्ड, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप बड़ी सी बिल्डिंग से गिराते हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में, ठीक है। ये आपको गैलीलियो ने दिया था, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स इसको कहते हैं। यहाँ पे याद रखना एक चीज, जो थर्ड ऑप्शन है ना वो ही सही ऑप्शन है। इसमें होता क्या है? इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड निकालने का। वो फॉर्मूला है कि 2n-1, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड रख देना जितने सेकंड उसने पूछे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? 1 × -1, फर्स्ट सेकंड के लिए आ जाएगा 1, ठीक है।
और अगर 2 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 2 रख देना, -1, 2 2 जब 4 4 -1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से सो ऑन वो चलता जाएगा। इसको गैलीलियो ने प्रूफ करा था मैथमेटिकली, और इसको बोलते हैं हम ऑड नंबर। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि टोटल डिस्टेंस फॉलन आफ्टर 1 2 एंड 3 सेकंड पूछा है। अगर ऐसा पूछता है तो आपका 1 4 और 9 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा क्या है, पूछा है आपको कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा। जब वो टोटल डिस्टेंस पूछेगा ना तो आप क्या करोगे, इनको प्लस कर लेना। टोटल डिस्टेंस में पहले 1 आएगा और दूसरे नंबर पे 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और तीसरे नंबर पे 4 और 5 कितना हो जाएंगे 9, तो रेशियो बन जाएगी 1 4 9। ये वाली रेशियो बन जाएगी टोटल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ट्रिकी पार्ट है, याद रखना। अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 1 4 और 9। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास कितना दिया है 0.15 kg मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड इज caught by a fielder in 0.1 सेकंड। द एवरेज फोर्स exerted बाय बॉल ऑन द हैंड इज। ये न्यूमेरिकल है, इसको करना कोशिश करो, इसको वीडियो को पास करो और करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल्स को पहले यूनिट कन्वर्जन करना जरूर भूलना मत, इसको हमेशा पहले यूनिट कन्वर्जन करना। यहाँ पे यूनिट का कोई केस नहीं है। मास आपको दिया है कितना 0.15 kg का, और आपको दिया है वेलोसिटी कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड की, और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है 0.1 सेकंड का। यहाँ से आप मोमेंटम बना लो। ठीक है, मोमेंटम कितना आएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 15/100 ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 2 5 दूनी 10 3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा आपका मोमेंटम। ठीक है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका मोमेंटम। अब हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स होती क्या है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि पी अपॉन में टी आपका आ जाता है। तो 3 अपॉन में क्या करोगे 0.1 कर देना, जो कि हो जाता है आपका 30 न्यूटन। कितना हो जाता है 30 न्यूटन। तो यहाँ पे 30 न्यूटन जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको देखो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे आप। दूसरा मेथड कौन सा है, इक्वेशन का यूज करके। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते थे v प्लस यू प्लस ए टी, क्योंकि बॉल पकड़ा हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना था। क्या निकालना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है v माइनस यू अपॉन में टी। ये फॉर्मूला याद रखना। और यहाँ पे v आपको पता है कितना आता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये हो जाता है आपका इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है कितनी 20 की। ठीक है, और टाइम आपको दिया है 0.1 का। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन निकला था, हम रिटार्डेशन कहते हैं। और जब एक्सेलरेशन निकला था तो आप सीधा फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स निकालने के लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आपका आंसर बन जाता। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ से आप निकाल सकते हो। मैच द फिजिकल क्वांटिटी विद देयर बेस एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के साथ आपको फिजिकल क्वांटिटी को मैच करना है। तो शुरुआत करते हैं फोर्स की। फोर्स का यूनिट होता है एसआई की बात करें तो वो होता है आपका न्यूटन, लेकिन यहाँ पे फोर्स आपका न्यूटन नहीं दिया। इट मीन फोर्स यहाँ पूछ रहा है आपसे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका थर्ड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी 1/2 mv का स्क्वायर। मास का यूनिट होता है केजी और v का स्क्वायर करना है तो आपको मीटर का स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये आपका हो जाता केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा रिलेशन आपकी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। तो ये बन जाता आपका सही कॉम्बिनेशन। तो सेकंड ऑप्शन जो होता है इसका वो आपका राइट ऑप्शन होता है। एनर्जी का जोल होता है, याद रखना। Two trains A and B of length 100 meter and 150 meter are moving opposite direction at a speed of 40 km per hour and 50 km per hour. To calculate the time taken to cross each other, the relative speed will be। आपको इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। ठीक है, कितनी हो जाती है इनकी रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ये है, अगर एक ट्रेन ऐसे आ रही है
दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो आप इनका प्लस कर देना। एक ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। और या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस कंडीशन में भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। सेम डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो आपको माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको प्लस करना है इनकी स्पीड को। तो स्पीड क्या आ जाती है इनकी, 40 + 50 यानी कि 90 km/h की स्पीड से ये जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका टाइम जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता। एक बोल सकते हो कि जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपका टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है उसका रिलेशन टाइम के साथ कैसा होता है, इन्वर्स का होता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे, जैसे सपोज करो इसी केस को करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होती तो 50 में से अगर 40 निकाल दो तो पीछे क्या बचता आपका 10, तो 10 km/h। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो टाइम क्या हो जाता, फिर ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो ये आप छोटा सा सिनेरियो देख सकते हो, इसका निकाल भी सकते हो इवन इनको, उनकी जो डिस्टेंस है उनको आपको क्या करना है, प्लस करना है और फार्मूला लगा देना है वेलोसिटी का, जो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, या स्पीड का फार्मूला लगा देना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो टाइम को भी, ठीक है। कंसिडर द इंस्ट्रूमेंट ऑन अ कार्स डैशबोर्ड। देखो कार की डैशबोर्ड पे कुछ आपको डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। एक ओडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, द स्पीडोमीटर स्ट्रिक्टली मेजर द स्केलर क्वांटिटी स्पीड नॉट वेलोसिटी। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? देखो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हैं वो बताने आपको। पास कर लो वीडियो, फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, ओडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओडोमीटर का काम होता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो मेजर करना, ना कि स्पीड। और स्पीडोमीटर का काम होता है कि क्या करना, स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना कि कितने गाड़ी कितने में भाग रही है। जैसे आप देखते हो 60 पे भाग रही है, 80 पे भाग रही है, 100 पे भाग रही है, तो वो आपका स्पीडोमीटर बताता है। और ओडोमीटर सिर्फ आपको रीडिंग देता है कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, कि 1,00,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, ठीक है। तो वो ओडोमीटर का काम होता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ? स्पीडोमीटर स्ट्रिक्टली मेजर द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है स्पीड है तो स्पीड डिस्टेंस के ऊपर मेजर करती है, डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी आपको पता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। A stationary bomb explode in exactly two fragments of equal masses. According to the law of physics, these fragments will। फटाफट से बताओ, वीडियो को पास करो और सोचने की कोशिश करो। एक बम स्टेशनरी है, एक्सप्लोड करेगा दो टुकड़ों में, दोनों के बराबर मासेस है, ठीक है। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या कहता है, इनके फ्रैगमेंट मूव करेंगे, लेकिन मूव कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में विद इक्वल स्पीड्स। जो आपका ऑप्शन थर्ड है ना, वही आपका सही आंसर है इसमें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो थर्ड है वही आपका सही जवाब है। मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। जब घोड़ा पुल करता है कार्ड को, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द हॉर्स मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय। हॉर्स मूव करता है आगे की तरफ, क्यों, इसकी वजह से घोड़ा जो है वो मूव करता है। देखो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में, क्योंकि हमें पता है थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर एक्शन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड जो है ना वो घोड़े के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। घोड़ा क्या कर रहा होगा, अपने पाँव से ग्राउंड को पीछे कर रहा होगा, ग्राउंड क्या कर रहा होगा, घोड़े को आगे धकेल रहा होगा, सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राउंड ऑन द हॉर्स। A raindrop falling from a high cloud eventually reaches constant maximum speed known as a terminal velocity. This occur when? टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है और ये कब हमें देखने को मिलती है? देखो अगर ऊपर से कोई ड्रॉप आ रही है ना, उसके ऊपर एक तो ग्रेविटी उसको खींच रही होगी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और इसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रही होगी जो इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही होगी, ड्रैग फोर्स जिसको हम कहते हैं, ऊपर की तरफ एयर का जो रेजिस्टेंस है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे आपकी जी की वैल्यू और ये जो आपकी ड्रैग फोर्स है, जो एयर की फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, ये अगर आपकी बराबर हो जाए तो उस चीज को हम बोल देते हैं कि ये कौन सी वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो अपवर्ड फोर्स यानी एयर ड्रैग एग्जैक्टली बैलेंस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल वेट, तो उस कंडीशन में आपकी क्या अचीव हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। तो फिर वो आराम से फ्री फॉल करता है एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी से। When upward force is equal to downward gravity, the net force is zero. By Newton first law, zero net force means zero acceleration, resulting constant velocity. आई बात समझ में, ठीक है। ये कंसेप्ट गाड़ियों के अंदर जो एयर बैग्स होते हैं ना, वहाँ पे भी, क्योंकि टाइम स्लो कर देते हैं, या पैराशूट जब खुलते हैं तो वहाँ पे भी ये हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। A heavy iron ball 10 kg and light wooden ball 1 kg are dropped from exact same height in completely evacuated vacuum chamber which hits the ground first. आपको बताना है कौन सा ग्राउंड को पहले हिट करेगा। ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ग्रेविटी को लेकर, उसके बेसिक को लेकर। देखो, चाहे वो एक पत्ता हो हल्का सा, चाहे वो कोई भारी भरकम सा कोई मटेरियल हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दी हो, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंट हो गया, अगर वो सब चीज़ें हटा दी हो तो उस कंडीशन में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो सबके ऊपर एक समान जी जो है वो वर्क करती है, यानी कि जी की वैल्यू जो होगी वो सबकी 9.8 मीटर पर सेकेंड से फ्री फॉल करती है। तो दे हिट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे गिरेंगे एक साथ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट किया नहीं होता, तो एक पत्ता जो है उसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स देखने को मिलती है, वो मिसगाइडेड हो जाता है। जैसे एक फेदर और एक पत्थर को फेंको ऊपर से, फेदर जो होगा, पंख जो होगा, वो तैरता हुआ कहीं और चला जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी, और पत्थर जो होगा वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो सिंपल सा है, याद रखना, ग्रेविटी जो होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है मास ऑफ द अर्थ के ऊपर। ग्रेविटी जो होगी वो मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगी। ग्रेविटी कभी भी बॉडी का जो मास होता है, वेट होता है, उसके ऊपर डिपेंड, मास के ऊपर, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये याद रखना। A train traveling 72 किलोमीटर brought to rest in 20 seconds by applying brake. What is retardation? ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट आपको समझना। कंसेप्ट में ये है कि आपको पहले रिटार्डेशन दिया हुआ है, 72 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल देखो, इसके यूनिट को कन्वर्ट करना जरूर कन्वर्ट करना, भूलना मत इनको। 72 को 5/18 से करते हैं, शॉर्टकट तरीका है। किलोमीटर और पर आवर को जब भी आपको मीटर पर सेकंड में करना हो, इसको काटोगे तो 4 से कटेगा, कितना बन जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया है आपको 20 सेकंड का, टाइम जो है ऑलरेडी सेकंड में है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया, हमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन आपको निकालना है। डीएसेलरेट जो हुई है वो होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 होती है, 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 20 अपॉन में टाइम कितना है 20, तो 20 से 20 कटेगा -1। आप यहाँ पे -1 को टिक करके आ जाओगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने रिटार्डेशन पूछा है। रिटार्डेशन जब भी पूछे तो इट मीन्स वो नेगेटिव खुद बोल रहा है, नेगेटिव उसको खुद बोल रहा है, तो नेगेटिव साइन को पिक मत करना, इसको पिक करना, ये फर्स्ट वाला जो है ये पिक मत करना, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बनेगा आएगा तो माइनस में ही, लेकिन आप जब रिटार्डेशन बोल दिया है तो प्लस वाला पिक करना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से निकाल सकते हो, और ये याद रखना, रिटार्डेशन बोला होगा, रिटार्डेशन में ऑलरेडी माइनस होता है, ठीक है, तो आपको आंसर इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। Truck and bicycle are moving with the exact same kinetic energy. If identical retarding force are applied to both, which will stop in a shorter distance? कहता है एक ट्रक है और एक बाइसाइकिल है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे। अगर दोनों के ऊपर एक समान रिटार्डिंग फोर्स यानी ब्रेक लगाओगे तो कौन सा कितने दूरी पे रुकेगा और कौन सा कम दूरी पे रुकेगा, ये आपका क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका कहाँ से है,
काइनेटिक एनर्जी से। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, अगर हम वर्क की बात करते हैं यहाँ पे, तो वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस के ऊपर, और काम हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तरह एक्ट कर रहा है, और वो भी आपकी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काम कर रही है। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, उतनी ही क्या होगी, फोर्स होगी, और उतने ही आपका डिस्टेंस जाएगा। तो इनिशियल दोनों की क्या है, सेम है। लिखा हुआ ना कि बाइसाइकिल और ट्रक जो है वो मूव कर रहे हैं एग्जैक्ट सेम काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल दोनों की सेम है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये याद रखना, ठीक है। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट है। वर्क जो होता है वो आपका वर्क डन टू स्टॉप ए बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की सेम है, इसलिए जो रिटार्डिंग फोर्स होगी जो हम लगाएंगे उसके ऊपर, वो भी कैसी होगी, सेम होगी। और जो दूरी होगी रुकने की उनकी, वो भी कैसी आएगी, सेम आएगी। यहाँ पे मास का कोई लेना देना। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड टू जंप ऑन अ स्टेशनरी 20 kg कार्ट। एक कार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये कार्ट है और एक लड़का है, ये दौड़ रहा है इस कार्ट के ऊपर जंप करने के लिए। अब ये कार्ट जो है ये स्टेशनरी यानी रुकी हुई है, ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है। बॉय का आपको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया है, 50 kg दिया है, और कार्ट का भी आपको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया है इसका, 20 kg दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0, और इस बॉय की जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी, 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से ये भाग रहा है। ये कंसेप्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। तो टोटल जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो आपका इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आता है आपका m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब m1v1 की बात करें तो ये आता है आपका 250, और अगर m2v2 की बात करें तो इसमें जब प्रोडक्ट करोगे 20 की 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है अगर फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो फाइनल मोमेंटम जैसे उसने उसके ऊपर लैंड किया तो कॉमन वेलोसिटी आ गई, दोनों की वेलोसिटी क्या है, कॉमन है, लेकिन मास जो होगा वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देना दोनों के मासेस को, एक का मास है 50 और दूसरे का मास है 20, और वेलोसिटी दोनों की क्या है, कॉमन, ये हमें निकालना है। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ये यहाँ पे पूरा 0 का 0 हो जाएगा तो कितना आएगा, 250 इज इक्वल टू 70v। तो v निकालोगे वो कितना आएगा आपका, 250/70, एक 0 से एक 0 गया, और ये काटोगे तो कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग 57 जो आपका दिख रहा है ना, वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इस तरह से निकालना है जब कभी भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन दिखता है। 2 masses 5 kg एंड 10 kg आर हंग फॉर मासलेस पुली, जिसका कोई मास नहीं है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 मासेस लटकाए हुए हैं, ये 10 किलो का है और दूसरा भी इसके ऊपर से ऐसे लटकाया हुआ है, ये 5 किलो का है, ठीक है, 5 kg का, 5 kg का। आई बात समझ, दो आपको लटकाए हुए हैं मासेस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द 5 kg। आपको बताना है जब इनको छोड़ देंगे एक साथ तो होगा क्या, आपको पता है जैसे आप इनको छोड़ोगे तो ये जो 10 kg वाला है ये ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जिससे होगा क्या, क्योंकि सेम टेंशन है, टेंशन इस 5 kg वालों को ऊपर की तरफ खींचेगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। हालांकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, लेकिन टेंशन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये कहाँ जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। सिंपल सा है। तो जो 5 kg का मास है वो किस तरफ मूव करेगा, वो अपवर्ड मूव करेगा। आंसर आ जाएगा आपका अपवर्ड इसमें, ठीक है। Which of the following condition is absolutely necessary for object in a continuing moving with a constant velocity in a straight line। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना है तो कौन सी कंडीशन जो है वो जरूरी है, आपको बताना है। A constant unbalanced force must act on it। एक constant unbalanced force जो है वो एक्ट होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। या फिर the net unbalanced force must be 0।
जितनी भी नेट फोर्स आती है वो ज़ीरो कर दो, या फ्रिक्शन मस्ट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, या इट मस्ट बी इन अ वैक्यूम। अगर बात करते हो इसको कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन पे चलाना है तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगी उसको ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो होनी चाहिए वो आपकी ज़ीरो रहनी चाहिए। यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहता है। कोई चीज़ अगर मोशन में है वो मोशन में रहे जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता जाएगा और वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन जो है वो भी आपका चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? फ्रिक्शन डज नॉट नीड टू बी एलिमिनेटेड, इट इज़ नीड टू बी परफेक्टली बैलेंस्ड बाय ड्राइविंग द फोर्स, ठीक है। अगर फ्रिक्शन हटा दोगे तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, वो रुकेगा ही नहीं कभी भी ज़िंदगी में। A stone is tied to a string and whirled in a circular path. If string is suddenly snapped, the stone will. ये बचपन में आपने किया होगा। हम क्या करते थे, रस्सी के साथ पत्थर बांध देते थे और इसको घुमाते थे, ऐसे घुमाते रहते थे गोल 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 ऐसे करके। तो अगर ये रस्सी यहाँ से टूट गई तो पत्थर का क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो पत्थर जो है वो आपका टेजेंटली यहाँ से टूटेगा, वहीं से टेजेंटली, अगर ये यहाँ से टूट रहा है तो ये टेजेंटली आपका क्या करेगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि इस पत्थर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी हुई थी जो उसको अंदर की तरफ खींच रही थी। अब जैसे ये छूटेगा तो ये बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। मूव टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो स्ट्रिंग को सेंटर की तरफ खींच रही होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो बाहर की तरफ लगती है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा बात करें ना, जैसे आपके घर में अलमीरा है, अलमीरा आपने रखी है बिल्कुल शांत फ्लोर के ऊपर ऐसे करके। अगर आप अलमीरा को हिलाना चाहोगे ना यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो हिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है और जो अलमीरा है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है। उस इरेगुलरिटीज़ में क्या होता है कि इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। और ये कंसेप्ट आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का। जब चीज़ ऑलरेडी किस में हो, बिल्कुल रेस्ट में हो, तो आप उसको लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हो। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि यहाँ से ये हिलना शुरू हो जाती है। जब ये हिलना शुरू हो जाएगी ना, तो समझ लेना वो मैक्सिमम आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जहाँ से वो चीज़ हिलेगी। तो मतलब वो आपकी आएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतनी तो लगानी पड़ेगी आपको फोर्स, ताकि वो क्या करे, थोड़ी सी मूव करना शुरू कर दे। और जैसे ये मूव करी तो ये आपकी नेक्स्ट आ जाएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो वो होती है स्टैटिक, और जितनी आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने पे जैसे वो स्टार्ट करे मूव करना, वो आ गई उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जैसे वो मूव करना शुरू कर देती है वो आ जाती है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपकी आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन में, नंबर 2। उसके बाद आएगी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जहाँ से वो हिलना शुरू करती है, और उसके बाद आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड। और फिर रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जैसे आप देखते हो गाड़ियों में बेयरिंग वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि बेयर और टेयर कम हो। तो रोलिंग फ्रिक्शन को आराम से आप क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। एक स्क्वायर है और एक स्फीयर है, दोनों को मूव करना है, सेम मास के हैं। कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको? आपको पता है स्क्वायर को मूव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ जो होंगी वो ज़्यादा होंगी सरफेस में, और यहाँ पे इसका सरफेस थोड़ा कम होगा, इसको रोल करना आसान होगा, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो थोड़ी ईजी रहती है। तो क्या बन जाएगा आपका सेकेंड, थर्ड और 1, सेकेंड, थर्ड एंड 1। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा आपका सही में, ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 100%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको निकालने की कोशिश करना। ठीक है, मोमेंटम आपको दिया हुआ है, ठीक है, मोमेंटम कितना इंक्रीज करा है, 100%। आपको बताना है कि कितना इंक्रीमेंट होगा इसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन की, तो आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिख जाएगी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, मास का स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में 2m। m से m कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी p² अपॉन 2m के ऊपर है।
यानी काइनेटिक एनर्जी इन्वर्स रिलेशन में होती है आपकी मास के, और डायरेक्ट रिलेशन यानी स्क्वायर में होती है आपके किसके, मोमेंटम के। यहाँ पे बोला गया है कि मोमेंटम जो है वो 100% इंक्रीज कर गया है। तो अगर मोमेंटम को पी लिखते हैं तो 100% इंक्रीज करना मतलब कि एक और पी आ जाना, ठीक है। तो कितने पी हो जाते हैं, 2p। और जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं तो 2p यहाँ पे रखोगे तो कितना बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 4p का स्क्वायर, ठीक है। 4p का स्क्वायर पहले कितनी थी, 1, ठीक है। अब कितनी आई, 4। और अगर आप निकालोगे इंक्रीमेंट कितना हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको फटाफट से कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। As you move from the surface of the earth towards the center of the value of acceleration due to gravity, क्या हो जाएगी, ये बहुत ही इजी और आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था। जब भी हम मूव करते हैं सेंटर की तरफ तो सारी फोर्सेस जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में डिक्रीज करके बिकम जीरो हो जाती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब भी डिक्रीज करती है, और जब हम डेप्थ की तरफ जाते हैं तब भी डिक्रीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट आर ट्रू, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से सही है। इट कैन नॉट बी जीरो इफ डिस्टेंस इज नॉन जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होती अगर डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन डिस्टेंस कुछ है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगी, ये बोल रहे हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, किसके, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है उसके, ठीक है। और इट्स एन एरिया डिपेंडेंट स्केलर क्वांटिटी, देखो सामने यहाँ पे दिख रहा है आपका थर्ड ऑप्शन, स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मान के चलो ये कोई एक्चुअल पाथ है ए से बी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है एक्चुअल पाथ में, समझ लेना कि वो आपका डिस्टेंस हुआ, और ए और बी से डायरेक्ट भी ऐसे मूव किया जा सकता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई चीज़ यहाँ से मूव कर रही है और डिस्टेंस में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तब दोनों आपके सेम होंगे। लेकिन जैसे आपका डिस्टेंस चेंज हुआ ऐसे करके, लेकिन फिर भी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो स्ट्रेट ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी, जब तक क्या नहीं होता आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं आता। क्लियर हुआ। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। और याद रखना डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं होता, वो हमेशा बढ़ेगा ही चलेगा ही, कभी वो आपका डिक्रीज नहीं करता। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत है, और ऑप्शन फर्स्ट जो है वो भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ओनली ऑप्शन जो होगा वही सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आई बात समझ में। फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से मान लो ये पॉइंट ए है, और यहाँ से मूव करके अगर आप दोबारा पॉइंट ए पे आ रहे हो, तो इस कंडीशन में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो मान के चलो, अगर एक सर्कल इसने लगाया है कितने का, 200 मीटर का, तो डिस्टेंस कितना होगा, 200 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पोजीशन के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। A boy threw a ball vertical upward with the speed of 10 meter per second. It reaches the height and fall back to his hands. What is the average velocity of the entire trip? आपको क्या करना है, यहाँ पे entire trip में उसकी average velocity निकालनी। छोटा सा कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, यहाँ पे फंसा सकता है। देखो बोलता है कि वेलोसिटी निकालनी है। लड़के ने क्या किया, एक बॉल ऊपर फेंका, ठीक है, मान के चलो ये लड़का है कोई, इसने बॉल जो था ये वाला ये ऊपर फेंका ऐसे करके, ऊपर गया सर्टेन डिस्टेंस पे, आपको पता है इस जगह पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और एक्सेलरेशन फिर भी रहेगी, और ये फिर वापस आके इसके हाथ में आ गया जहाँ से इसने फेंका था। तो फिर पूछ रहा है कि बताओ ज़रा इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। स्पीड नहीं पूछा, वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आ जाएगा।
मास एंड इनर्शिया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंसिडर टू आइडेंटिकल लुकिंग स्फीयर्स, वन मेड ऑफ सॉलिड आयरन एंड वन मेड ऑफ हॉलो प्लास्टिक, इफ दे आर पुश्ड विद एग्जैक्ट सेम फोर्स। दो बड़े बड़े आपके पास स्फीयर हैं, एक आ गया पूरा आयरन का, ठीक है, आयरन का, और दूसरा स्फीयर ये आ गया, ये प्लास्टिक का है, खाली है, दोनों सेम साइज के, ठीक है। आपको इन दोनों के ऊपर क्या लगाना है, एसरलेशन लगाना है, यहाँ से भी एसरलेशन लगाना है। आपको बताना है कि कौन सा स्फीयर ज़्यादा मूव करेगा, जल्दी मूव करेगा, दूर तक मूव करेगा। तो अगर हम बात करते हैं जिसका मास कम है, क्योंकि आपको पता है ये प्लास्टिक का है, तो इसका मास क्या होगा, कम होगा इसके मास के मुकाबले। और इनर्शिया जो होता है वो मास के ऊपर होता है, और इनर्शिया क्या होता है, टू रेसिस्ट द चेंज या टू रेसिस्ट द स्टेट। तो ये रेस्ट पे है, ये कोशिश करता है कि रेस्ट पे हो, मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, और इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर एसरलेशन क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। तो प्लास्टिक वाल स्फीयर विल एसरलेट मोर, जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि इनर्शिया जो है वो चीज़ याद रखना। और सेकंड लॉ में एसरलेशन भी याद रखना। अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो वो होता है फोर्स इनटू मास इनटू एसरलेशन। और अगर हम एसरलेशन की बात करें, क्योंकि हम एसरलेशन ही दे रहे थे, तो एसरलेशन आ जाती है फोर्स अपॉन में मास। यानी कि एसरलेशन का जो रिलेशन है मास के साथ वो इन्वर्स का है, यानी कि मास अगर ज़्यादा होगा तो एसरलेशन कम होगा, अगर मास कम है तो एसरलेशन ज़्यादा आएगा। सिंपल इज दैट। A book is resting on a table. The weight of the book pulls it downward. According to Newton's third law, what is the exact reaction to this force? Action और reaction force. एक टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, ठीक है, मान के चलो ये किताब रखी हुई है। अब इसके ऊपर लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इसके ऊपर जो भी लग रही है, जो भी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और बुक भी क्या करेगी, सेम फोर्स लगाएगी। आपको बताना है किसके ऊपर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो टेबल के ऊपर नहीं लगेगी। याद रखना, जिस चीज़ के ऊपर फोर्स एक्ट हुई है वही उसकी रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर हुई है, ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो बुक क्या करेगी, अर्थ को ही खींचेगी ऊपर की तरफ। द बुक पुल्स द अर्थ अपवर्ड विद इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स। ये याद रखना, सेकंड जो ऑप्शन होगा इसमें वो सही हो जाएगा, टेबल के साथ नहीं। अगर वो टेबल के साथ बोलता तो आप कहाँ जाते, फिर टेबल के साथ जाते। अदरवाइज वो ग्रेविटी की बात कर रहा है तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगेगी खींचने वाली बुक के द्वारा। फोर्स और टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम ग्राफ जो है, एक तरफ पे फोर्स और एक तरफ पे टाइम, ठीक है। फोर्स और टाइम ग्राफ, डज अ ज्योमेट्रिकल एरिया अंडर अ कर्व, क्या बताता है, फोर्स और टाइम, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, एसलेशन, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने पीछे भी देखा था, मोमेंटम और टाइम ग्राफ वो बताता था आपका मोमेंटम, और क्या देखा था हमने, पी इंटू टी, हाँ मोमेंटम इंटू टाइम, तो वो हमें बताता था फोर्स के बारे में। और यहाँ पे फोर्स और टाइम आएगा तो ये हमें इम्पल्स के बारे में बताएगा, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो आपका इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। या मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, वो भी आप कर सकते हो। फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो फोर्स को मोमेंटम के साथ भी और इम्पल्स के साथ भी रिलेट कर लेना, क्योंकि फोर्स हमें पता है वो होती है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एसलेशन मास फोर्स का होता है एसलेशन के साथ मास इंटू एसलेशन। A satellite is orbiting the Earth is perfectly circular orbit. What is the total work done by the gravitational force on the satellite? कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है सैटेलाइट के ऊपर, ये बताना है आपको, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के ऊपर मूव करते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी, ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चाहे आपके वो स्टार हो, प्लैनेट हो, आपके एस्ट्रॉइड हो, कोई भी हो, यहाँ पे आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है आपका वो रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो लग रही होती है ना आपकी फोर्स ग्रेविटी से ऑर्बिट के ऊपर,
वो परपेंडिकुलर लग रही होती है, उसमें एंगल कितना रहता है 90 डिग्री का। और जब हम कॉस की 90 डिग्री की वैल्यू डालते हैं ना तो वो बन जाती है 0। और जब ये वैल्यू आपकी 0 होगी तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी आपका 0 हो जाता है, पूरा का पूरा वर्क ही जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे आपके सैटेलाइट जो हैं इसके ऊपर कोई काम नहीं होता, ये विदाउट एनर्जी जो होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं। दैट्स वाई द प्लैनेट कैन ऑर्बिट द सन फॉर बिलियंस ऑफ ईयर विदाउट लूजिंग एनर्जी। ये प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको डिटेल से कहीं से देख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। Limiting friction is entirely independent of apparent area of contact between two surfaces. Kinetic friction is always slightly greater than the limiting static friction. Friction always act in the direction of actual motion. ठीक है, 3 टाइप की फ्रिक्शन होती है, मैंने आपको बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन जो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जहाँ से चीज़ें मूव करना स्टार्ट करती हैं, और फिर आपके आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब वो मूव करती है, और लास्ट में आपके आती है रोलिंग फ्रिक्शन जो काफ़ी लीस्ट होती है, जहाँ से चीज़ें आप बोल सकते हो आराम से मूव भी कर देती हैं। तो फटाफट से बताओ ज़रा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सही हैं। सेकंड और थर्ड जो होगा इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, ये चीज़ याद रखना, इनकरेक्ट पूछा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। 3 टाइप की फोर्सेस आ रही है आपकी फ्रिक्शन फोर्सेस। स्टैटिक फ्रिक्शन जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है, क्योंकि आपको उसको हिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ती है। उसके बाद जब वो हिलना शुरू हो जाती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो जाती है, और उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वो रोल करके भी आप मूव करवा सकते हो, तो रोलिंग फ्रिक्शन वो हो जाती है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए हैं, याद रखना। एग्जामिनर आपको इनकरेक्ट में फंसाएगा, 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे, आप ये चीज़ देखना भूल जाओगे, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, आप करेक्ट करके आ जाओगे, लेकिन इनकरेक्ट पूछा तो ध्यान से करना। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस। कहता कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस, कितना एरिया कॉन्टैक्शन में है कितना नहीं है, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपका सही है, लेकिन पूछा तो इनकरेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर देन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब अचीव होती है जब आप क्या कर सकते हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को यहाँ से हटा के, ठीक है, मूव करवाओगे। तो पहले आपकी क्या आती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आती है, और उसके बाद आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन आती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है ना आपकी, वो ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, इससे आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल मोशन। देखो अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ थोड़ा ना लगती, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे बोला कि डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मोशन पे लग रही है, तो ये यहाँ से गलत हो जाता है। तो आपके 2 ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे आपका सही आंसर है इसका। 2 स्टेटमेंट गलत हैं, सेकेंड एंड थर्ड, वही आपका सही आंसर है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ 0 बट स्टिल पोसेस अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट द एग्जैक्ट मोमेंट। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन उसमें अभी भी हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो हाइट में, तो एक पॉइंट पे वो क्या कर जाता है, आपका 0 हो जाता है वेलोसिटी, लेकिन उसी पॉइंट पे इसके ऊपर कंटिन्यूसली आपका एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पॉसिबल है कब, जब यस व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकल अपवर्ड एंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ये सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। द प्रपोर्शन ऑफ स्पेस रॉकेट इन अ वैक्यूम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, ठीक है, प्रपोर्शन जो होता है रॉकेट्स को ऊपर भेजना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कितना ज़्यादा मोमेंटम वो थ्रस्ट फेंक रहा है नीचे, जितना ज़्यादा फेंकेगा सेम अमाउंट में, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है, जितना ज़्यादा मोमेंटम नीचे करेगा वो एग्जॉस्ट गैसेस नीचे फेंकेगा
उतना ही उसको थ्रस्ट मिलता है ऊपर जाने के लिए। तो टोटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, ये याद रखना, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो लेनी है। एक सेमी सर्कल मान के चलो, ये आ गया सेमी सर्कल आपका, ठीक है, सेमी सर्कल पाथ आ गया, ये आ गया ए पॉइंट और ये आ गया आपका बी पॉइंट, और हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, सेंटर है यहाँ, ठीक है। अब आपको पता है ये रहता है सरकमफ्रेंस, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, लेकिन ये हाफ है तो हाफ से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, πr आ जाएगा इसका सरकमफ्रेंस। और ये रहती है आपकी रेडियस एक और ये रहता है रेडियस दूसरा, तो डायमीटर बन जाता है, तो इसकी वैल्यू रहती है 2r। हमें पूछा है रेशो निकालना किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ है, ये वाला जो कवर हो रहा है, ये किस में आ जाएगा, आपके डिस्टेंस में आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस है। जो शॉर्टेस्ट रास्ता है ए से बी, वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट में कवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है आपकी, πr, और डिस्टेंस की वैल्यू जो, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो आ जाती है आपकी 2r। r से r कट जाएगा, रेशो जो आएगी वो π/2 आ जाएगी, ठीक है। तो π/2 यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन में, याद रखना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है वेट और बीम बैलेंस मेजर करता है मास को। अगर दोनों के दोनों बैलेंस आप मून पे ले जाओ, विच इंस्ट्रूमेंट विल शो डिफरेंट रीडिंग देन ऑन द अर्थ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट रीडिंग शो करेगा चांद के ऊपर। प्यारा सा कंसेप्ट है, पास करो वीडियो को, सोचने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ये वेट को मेजर कर रहा है आपका स्प्रिंग बैलेंस, और आपको पता है वेट जो होता है ना, चांद पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, मून पे आपका क्या बोलते हैं इसको, विनस पे अलग होगा, और सूरज पे जाओगे तो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये वेरी करता है प्लैनेट टू प्लैनेट, क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका वेट। वेट होता है आपका फोर्स, और ये आती है आपकी m/g, कितना मास है और कितनी ग्रेविटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका मास को मेजर करता है, मास हमेशा सेम रहता है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होता। तो जो रीडिंग चेंज होने वाली है वो किसकी चेंज होगी, आपकी स्प्रिंग बैलेंस की, जो बेड को मेजर करता है। तो ओनली द स्प्रिंग बैलेंस जो होगा उसकी रीडिंग चेंज होगी, ना कि आपके बीम बैलेंस की, जो आपके मास को चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही इसका सही है। क्लियर हुआ। असर्शन, न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसिडर्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखो, हालांकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड लॉ को ही यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, क्योंकि इसी में से आपको फर्स्ट लॉ निकलता है, लॉ जो बताता है आपका, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और दूसरा आपका जो लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकलता है आपका थर्ड लॉ, वो भी इसी से आप डिराइव कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है, क्योंकि सेकंड लॉ ये बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर आप बिकॉज या क्यों फैक्ट लगाओगे ना इसमें, तो वो फिट नहीं बैठ रहा कि दोनों के दोनों लॉ यही डिराइव करता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा बिल्कुल लॉजिक्स ठीक नहीं बैठ रहा। हालांकि दोनों के दोनों आपके आंसर सही हैं, असर्शन और रीज़न सही है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो आपका सेकंड जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। मॉडर्न कार्स आर डिजाइन विद अ क्रम्पल जोन दैट क्रश इजिली ड्यूरिंग एक्सीडेंट। द प्राइमरी फिजिक्स प्रिंसिपल बिहाइंड दिस सेफ्टी फीचर्स। देखो, जब इम्पैक्ट होता है कार का, तो बहुत सारे ऐसे जोन बनाए होते हैं जिससे क्या होता है कि जो शॉक है वो धीरे 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 पहुँचे आगे तक, ताकि टाइम क्या लगे, ज़्यादा लगे। इम्पैक्ट का टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी फोर्स टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्योंकि हमने इम्पल्स का भी देखा था ना, तो उसमें आपका आया था क्या रिलेशन था, मोमेंटम इनटू टाइम था, ठीक है। तो वहाँ से अगर मोमेंटम निकालने जाओगे तो फोर्स अपॉन टाइम आएगा, मतलब फोर्स का जो रिलेशन रहता है आपका इसके साथ क्या बोल सकते हो, टाइम के साथ, वो आपका इन्वर्स रहता है, ठीक है। तो टाइम को अगर धीरे करना है तो काफ़ी ज़्यादा क्रम्पल जोन्स बनाने पड़ेंगे, वहीं आपकी कार जो है वो डिज़ाइन करती हैं। टू इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज फोर्स।
टाइम को बढ़ाना है और फोर्स को क्या कर देना है, कम कर देना है, कि दोनों का रिलेशन क्या रहता है, इनवर्स का रहता है। आई बात समझ में? ठीक है। फोर्स होती है मोमेंटम अपॉन टाइम, जो फोर्स का रिलेशन रहता है टाइम के साथ वो इन्वर्स का होता है, यानी कि अगर टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी। और इसी टेक्निक के ऊपर जो एयर बैग्स हैं वो भी खुलते हैं और हमें बचाते हैं, वो हमारा हेड को डैशबोर्ड के साथ लगने नहीं देते, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हैवी ट्रक एंड लाइट कार आर मूविंग विद द एग्जैक्ट सेम मोमेंटम। एक बड़ा सा ट्रक और छोटी सी गाड़ी एक सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, विच टू व्हीकल्स आर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना है किसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन किया था। काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वो मास के साथ इन्वर्स में आती है, ठीक है ना, इन्वर्स में रिलेशन बनाती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा करनी होगी तो मास कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो लाइट कार जो है उसका मास कम होता है तो उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, याद रखना ये चीज़। द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस डिपेंड अपॉन। वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम जी निकालने जाएंगे तो वो आती है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो एक तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि अर्थ पे है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बोथ द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही। थर्ड जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन में। लुक एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेयर द लाइन स्ट्रेट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस स्ट्रिक्टली इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, ऐसे करके वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया, और क्या बोल रहा है आपका, वेयर द लाइन स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन है जो स्ट्रेट जा रही है और पैरेलल जा रही है, मतलब टाइम तो चल रहा है लेकिन वेलोसिटी जैसे कि वैसी ही है, उसमें हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये तो नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेट करता तो उसमें ग्राफ में हमें कुछ देखने को मिलता। ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, ये भी आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, सेकंड एंड थर्ड वही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। आई बात समझ में? आउट ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेस, यही था, हाँ ये आउट ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर विच इज द बिगेस्ट फोर्स ओवर द माइक्रोस्कोपिक एवरीडे डिस्टेंस। माइक्रोस्कोपिक लेवल मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन सी बिगेस्ट है? अगर हम बिगेस्ट की बात करते हैं ना तो सबसे बिगेस्ट हमारी ग्रेविटेशन फोर्स रहती है। इतनी ज़्यादा रेंज होने के बाद भी ये छोटी सी जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट छोटा सा, वो क्या कर सकता है, पेपर की जो क्लिप होती है या पिन होती है ना उसको उठा सकता है ग्रेविटेशन फोर्स के होते हुए भी। तो ये इसके लिए एक शर्म वाली बात है कि इतना ज़्यादा रेंज लेके भी इतनी कमज़ोर है कि एक मैग्नेट को छोटी सी पेपर की क्लिप उठाने दिए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना, सबसे बिगेस्ट फोर्स अगर इन चारों में से देखते हैं तो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स रहती है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, फटाफट से आगे सेशन खत्म करने की कोशिश करते हैं, लंबा हो गया सेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली इन, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ जो जितने भी न्यूटन्स के लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जब कोई बंदा बाहर से बैठ के आपके रेस्ट स्टेज में बैठ के क्या कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी में बैठ के क्या कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, तब जाके वो अच्छी तरह से इन लॉज को देख पाता है, समझ पाता है। अगर वो उसके अंदर खुद बैठा हुआ है, यानी कि आपकी कौन सी स्टेज में बैठा है, नॉन इनर्शियल स्टेज में बैठा है, यानी कि वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे हम ज़मीन के ऊपर खुद एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। लेकिन जब हमें फील होगा तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम उछल के बाहर पड़ेंगे अगर ज़मीन एक सेकंड के लिए रुकती भी है। तो उस कंडीशन में वो जो फोर्स लग रही है ना वो फोर्स होती है सीडो फोर्स, ठीक है। तो सीडो फोर्स एक इंडिकेटर होती है जो हमें बताती है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था वो रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटिंग है। जैसे गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे होते हो तो आप जब गाड़ी ब्रेक लगाते हैं तब जाके पता चलता है कि आप मोशन में थे। तो वो जो गाड़ी की ब्रेक लगी और आपका लीन फॉरवर्ड होना, उस कंडीशन में वो जो फोर्स लगेगी आपके ऊपर वो सीडो फोर्स होती है। वो एक्चुअल में आपको ये बताती है कि आप किस स्टेज में थे, नॉन इनर्शियल स्टेज में थे, यानी कि आपका रेफरेंस पॉइंट जो था वो एक्सेलरेटिंग था। अगर आपको अच्छे से इनके लॉज पढ़ने हैं तो रेफरेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सेलरेटिंग होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए, ठीक है। तब आप अच्छे से इसका डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दी है, आपको बताना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके साथ रिलेट कर रही है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे आपका टाइम है, तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपका पोजीशन डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ टाइम हो रहा है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है और यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन होती हैं आपके मोशन की, याद रखना। इफ अ कॉइन एंड feather आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट इन द अर्थ नॉर्मल एटमॉस्फेयर, द कॉइन हिट फर्स्ट, व्हाई? अगर आप एक सिक्का फेंकते हो, ठीक है, एक कॉइन फेंकते हो और एक पंख फेंकते हो, ठीक है, दोनों बराबर डिस्टेंस से फेंकते हो, आपको पता है पंख जो होगा वो धीरे धीरे पहुंचेगा। क्यों ऐसा होता है? और ये इंस्टेंटली पहुंच जाएगा, क्योंकि पंख जो होता है वो एक तो उसका सरफेस देख सकते हो कितना बड़ा है, और एक वो लाइटर बहुत है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, ड्रैग फोर्स, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ फेंका हुआ है, वैक्यूम में नहीं फेंका। वैक्यूम में फेंकते तो दोनों सेम 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरते, एग्जैक्ट सेम टाइम पे गिरते, लेकिन यहाँ पे आपका पंख जो है वो धीरे गिरेगा। द एयर रेजिस्टेंट अपोजेस द feather लार्ज सरफेस एंड रिलेटिव टू इट्स मास, यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। इसीलिए कॉइन पहले पहुंच जाता है और पंख धीरे पहुंचते हैं बाद में। अकॉर्डिंग टू द बेसिक फिजिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेलरेशन? कौन सा इसमें से एक्सेलरेशन नहीं है? देखो, स्पीडिंग करना वो भी एक्सेलरेशन है, स्लोइंग डाउन करना वो भी डीएक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, टेकिंग शार्प लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, कांस्टेंट वेलोसिटी में आपका इनर्शिया, जब भी आप चेंज करते हो सर्कुलर पाथ पे कहीं पे भी मुड़ते हो, आपको पता है कंटिन्यूसली वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। ड्राइविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, हाँ, तब नहीं है जब आप एक स्ट्रेट पाथ पे ड्राइव करते हो और कांस्टेंट स्पीड है आपकी, तब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, जैसे हमने पीछे ग्राफ देखा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका। When a bullet is fired from a gun, the total momentum of the bullet and the gun remains zero. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? The momentum of the bullet and the recoil moment of the gun is equal to magnitude and variable interaction. दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना, बिल्कुल प्यारे से दोनों के स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए हो जाएगा। ये आपको पता है, पीछे मैंने बताया। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट्स बल्ज एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ पर्सन इज, आपको पता है कहाँ पे पर्सन का वेट मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। देखो, ग्रेविटी जो है आपको पता है पोल पे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम हो जाएगा पोल पे और मिनिमम हो जाएगा इक्वेटर पे। आप पीछे देख सकते हो, स्लाइड में मैंने बताया था क्यों ऐसा होता है। लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, फोर्स जो होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम जो होता है वो mv के बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें माइनस साइन देख रहे हो, ये बताता है कि रिएक्शन फोर्स लगी हुई है यहाँ पे। एरिया अंडर वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है आपको? डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है, आपके मोशन एंड फोर्स से लिए गए। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम लेके आएंगे 50 MCQs फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वही आपका टॉपिक नंबर 2 है, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं लाइव सेशन लेने वाला था, कुछ आप बोल सकते 2-4 दिन से काफ़ी वेदर ख़राब हुआ है, लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं लाइव नहीं ले पाया, कुछ इंटरनेट इश्यूज़ हैं। और कोशिश करूंगा जैसे 2-4 वीडियोस जो ऑफ रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस होंगे उनका एक लाइव सेशन में इकट्ठा मैराथन में 100 MCQs का ले सकूं 2 घंटे के अंदर, तो प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।